साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपसे एक नए टॉपिक एलर्जी, राइनाइटिस व राइनाइटिस के प्रकार पर चर्चा करूंगा। ऐसा देखा गया है कि कुछ खास तरह के व्यक्तियों में जब पहली बार कुछ बाहरी प्रोटीन कण जो जन सामान्य में सामान्य तौर पर हार्मलेस होते हैं, हानिरहित होते हैं, उदासीन या तटस्थ या न्यूट्रल टाइप के होते हैं, जैसे आपके परागकण हो गए, दीवारों पे लगने वाले मोल्ड, फंगस हो गए, डस्ट माइट हो गई या एनिमल डेंडर हो गए। आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। और ये जो हानिरहित पदार्थ हैं, जब इस खास तरह के लोगों के श्वसन तंत्र या आँख या आंतों के जो मुकोसा होती है, अंदरूनी सतह होती है, उससे संपर्क में जाते हैं, तो उनके अंदर इनके खिलाफ उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इनको एंटीजन, बाहरी पदार्थ, प्रतिजन के रूप में रजिस्टर करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु एंटीबॉडीज़ बनाता है, वो भी खास टाइप की, जिनको हम IgE कहते हैं। और इनका प्रोडक्शन वो इनअप्रोप्रिएट लेवल पे करता है, अनुपयुक्त स्तर पे करता है, बड़ा हाई लेवल पे करता है। और ये जो IgEs होती हैं, ये जो पहली बार बनती हैं अनुपयुक्त स्तर पर, इनअप्रोप्रिएट लेवल पर, ये मास्ट सेल्स जो टिश्यू से पाई जाती हैं और जो ब्लड में पाई जाने वाली वेसिकल्स होती हैं, उनसे चिपक करके आपके रक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाती हैं। जब कभी भी इस तरह के व्यक्तियों में इन्हीं एंटीजेंस का दोबारा प्रवेश होता है, तो ये IgE एंटीबॉडी उन एंटीजेंस के खिलाफ क्रिया के लिए आतुर हो जाती हैं। और जब ये उनसे चिपक करके उनको नष्ट करने की कोशिश करती हैं, उसके खिलाफ रिएक्शन करना शुरू करती हैं, तो जिन मसल्स या बेसोफिल्स से ये चिपकी होती हैं, उनसे हिस्टामिन्स और दूसरे केमिकल्स निकलते हैं ताकि ये प्रक्रिया में भाग ले पाएँ। और ये प्रक्रिया ज़्यादातर 15 से 30 मिनट में पूरी हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन या अर्ली एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं। कुछ लोगों में यही प्रक्रिया कालांतर के बाद लगभग 6 घंटे के आसपास नई तरीके की सेल्स, जिन्हें हम ईस्नोफिल कहते हैं, वो पूरा चालू करती हैं और आगे चल कर पूरा करती हैं। और इनसे भी वही हिस्टामिन्स और दूसरे मिलते जुलते केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। और इस समय जो रिएक्शन एलर्जी की चालू होती है, उसको हम लोग लेट एलर्जिक रिएक्शन या कहते हैं कि लेट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कह देते हैं। जिन व्यक्तियों में इस तरह से इनअप्रोप्रिएट लेवल की IgE प्रोडक्शन का प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम इस प्रवृत्ति को हम एटॉपी कहते हैं। और इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को हम लोग एटॉपिक इंडिविजुअल या एटॉपिक व्यक्ति कह देते हैं। जब ये IgE जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर लेवल की प्रोडक्शन करने वाली जो मुख्य बीमारियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे उसमें जो कॉमन है वो इस तरह से हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस अक्सर एटॉपिक अस्थमा के साथ मिल जाता है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के साथ मिल जाता है, इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी टू ड्रग्स एंड फूड मिल जाता है, एनाफिलैक्सिस फूड एंड अगेंस्ट फूड एंड ड्रग्स मिल जाता है, इंसेक्ट वेनम से एलर्जी के रूप में मिल जाता है, या लेटेक्स से एलर्जी के रूप में मिल जाती है। तो इस तरह से हमने समझा कि एलर्जी क्या होती है। अगर हम इसको राइनाइटिस को समझें, राइनास एक ग्रीक वर्ड है जिसके माने होता है नाक, और आइटिस हम पहले से जानते हैं, आइटिस जहाँ भी लगा होता है वहाँ पे सोथ या इन्फ्लेमेशन या दाह होता है। तो नाक में दाह का मतलब नाक के अंदर की म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन, दाह, सूजन। और जब भी ये सूजन होती है तो वहाँ पर कुछ स्राव बढ़ जाता है, और ये स्राव नाक से निकलने वाले पतले पानी के रूप में नाक
में कंजेशन के रूप में, जकड़न के रूप में, नाक बंद बंद का एहसास करने वाला, या कभी कभी नाक में खुजली, कलबलाहट जिसे कह सकते हैं, और कहते हैं कि नाक से छींक के रूप में भी ये लक्षण दे सकती हैं। राइनाइटिस सामान्य तौर पर अपर एयरवे अर्थात स्वर कोश से ऊपर नाक तक, नाक जो रास्ता है सांस का, इसकी बीमारी मानी जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये लोअर एयरवेज अर्थात स्वर कोश से एल्वेलाई तक के वायु कोश तक जो दूरी होती है उसमें भी ये अपने प्रभाव को दिखाती है। वहाँ पर भी इस तरह की इसकी वजह से होने वाले लक्षण देखे जाते हैं। इसलिए जब भी हम राइनाइटिस के पेशेंट को देखें तो हम उसके लोअर एयरवे को भी ध्यान दें। राइनाइटिस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसको हम एलर्जिक, नॉन एलर्जिक या ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस के रूप में जानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को हम AR कह सकते हैं, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को हम NAR कह सकते हैं, और जो ऑक्यूपेशनल होती है उसमें एलर्जिक व नॉन एलर्जिक का दोनों का मिश्रण होता है। जो नॉन एलर्जिक टाइप की है उसमें संक्रामक प्रकार की या गैर संक्रामक प्रकार अर्थात इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव टाइप की होती है। जो इन्फेक्टिव होती है वो तीव्र अर्थात एक्यूट टाइप की या क्रॉनिक दीर्घकालिक टाइप की हो सकती है। सामान्य तौर पर इन्फेक्टिव राइनाइटिस अगल बगल के साइनसेस को भी संक्रमित कर देती है, इसलिए जनरली इसे हम एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं या क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। नॉन इन्फेक्टिव में जो नॉन एलर्जिक की नॉन इन्फेक्टिव टाइप है उसमें मुख्य प्रकार हैं नॉन इन्फेक्टिव राइनाइटिस विद यूसिनोफिलिया, दूसरा मुख्य प्रकार है हार्मोनल राइनाइटिस, तीसरा है ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस, चौथा है नॉन एलर्जिक और नॉन इन्फेक्टिव में चौथा है न्यूरोजेनिक, जिसमें गस्टेटरी या इमोशनल टाइप की राइनाइटिस होती है। इसमें पांचवा है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से होने वाली राइनाइटिस, छठा है इडियोपैथिक या वैसोमोटर राइनाइटिस। और ये जो राइनाइटिस के अलावा भी कई तरह के राइनाइटिस होती है। कुछ इम्यूनोपैथोलॉजिकल वाली होती हैं, जो मतलब वो वास्तव में तो राइनाइटिस प्योर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि राइनाइटिस से मिलते जुलते फीचर देती हैं। और कुछ नाक या अपर एयरवे में परिवर्तन की वजह से, इसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ कह सकते हैं, की वजह से भी राइनाइटिस जैसी पिक्चर हमें मिलती है। तो हम जब राइनाइटिस के पेशेंट आते हैं तो हम इन सब कारणों पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं इनके अंदर, जिस वजह से अपर एयरवे या लोअर एयरवे या दोनों के लक्षण को मिल रहे हैं, और उनकी अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस करके हम उनको सही इलाज दे करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। साथियों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी जो सबसे कॉमन टाइप की राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस, और उसके बाद हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को भी समझने का प्रयास करेंगे। और आपके बहुत से कॉमन परेशानियां आपके और आपके रिश्तेदारों में मिलती हैं, उनके लक्षण आपको जब पता लगेंगे, अरे इसको ये कहते हैं और इसका ये और यहाँ पर सही इलाज है, तो आपको बड़ी खुशी होगी। जुड़े रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को पूरा सुन करके शेयर करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।